रीबर्थ ऑफ डेविल्स हार्टलेस एंजल। एपिसोड 1। काली अंधेरी स्याह रात, जंगल के बीचों बीच दर्द से तड़पती एक लड़की, उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़े निशान गवाही दे रहे थे उस पर हुए जुल्म की। पिछले 3 दिन से वो यहाँ थी, आज शायद उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। उसके कपड़े मारपीट की वजह से थोड़े फैट गए थे, जिसमें उसकी सुनहरी त्वचा दिख रही थी। तीखे नैन नक्श वाली वो लड़की दूध सी गोरी नहीं थी, प्रसावली भी नहीं थी। उसका वो सुनहरा रंग उसे बहुत सुंदर बना रहा था। इस हालत में भी उसका मासूम सा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना कर रख दे, ऐसी थी वो लड़की। उसके ठीक सामने एक लड़का था जिसे टॉर्चर किया जा रहा था। वो लड़की भीख मांग रही थी उसकी जान बख्शने को। उस लड़के को मारने के लिए आयरन स्टिक का यूज कर रहे थे। वो लड़का दर्द से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा है मानो वो आयरन स्टिक उसकी त्वचा को जला रही है। वो बहुत दर्द में है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उस जंगल में कुछ लोग आए, जिसमें 2 अधेड़ उम्र के पति पत्नी, 2 जवान लड़के और एक लड़की थी। मोम, मैंने कहा था आपको मार डालो इस कुटिया को, इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, इसको जीने का कोई हक नहीं है। वो अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, बेटा बस आज की रात थी, इसके पास वैसे भी वो शेयर हमारे नाम हो गए हैं, अब इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अब इसके शेयर के साथ सिसोदिया एंटरप्राइजेस के शेयर, जो विराज के बाद सिया के होंगे, और सिया ही नहीं रहेगी तो विराज की दौलत भी हमारी हो जाएगी। कामिनी ने कहा, विराज सिर्फ मेरा था, उसका पैसा प्रॉपर्टी सब मेरा था, पर इसकी वजह से मेरे विराज ने मुझे केबीआई देखा ही नहीं। तभी जमीन पर पड़ी उस लड़की ने मासूम सी नजरों से देख कर कहा, कामिनी दी, आप तो राहुल से प्यार करती थी ना, मैंने आपसे विराज को कैसे छिना? मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, अंकल ने ही मेरी शादी उनसे करवाई है। कामिनी ने कहा, ओ रियली मेरी प्यारी बहना ट्यूम, पता है तुम अपने पति को नहीं जानती थी, पर तुम्हारा पति तो तुम्हारे पीछे पागल है, तुम पर आने वाली मुश्किल पहले सॉल्व कर देता था। कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, पर हर बार उसने ट्यूम बचा लिया, पर अब नहीं। देखो अपनी आंखों से देखो, कैसे ग्रेट बिजनेसमैन विराज सिसोदिया अपने घुटनों पर आ गया तुम्हारे लिए, तुम जैसी मामूली लड़की को बचाने के लिए, पर तुम तो इससे प्यार नहीं करती ना। तभी दूसरा लड़का आगे आया, जिसका नाम राहुल है। राहुल ने कहा, उस पीते लड़के को देखकर कैसा लग रहा मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यू नो इट इज हर्टिंग मी हियर। हंसते हुए, तुम्हारे साथ रहकर मेरी पहचान क्या रह गई थी? कौन जानता था तुम्हें? मेरे दादाजी ने तुम्हारे पिता को गोद लिया था, कौन जानता था तुम्हारे पापा को? उन्होंने मेरे डैड का हक भी ले लिया। सिसोदिया खानदान का कानूनन वारिस था मैं, पर मेरे दादाजी ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। सब छीन लिया तुमने मुझसे, गुस्से और नफरत से, पर अब खोने की बारी तुम्हारी है विराज सिसोदिया। मैं तुमसे तुम्हारी जीने की वजह, तुम्हारी सियाही छीन लूंगा। जोर जोर से हंसते हुए विराज ने कहा, राहुल तुम्हें मुझे मारना है मार दो, पर सिया को छोड़ दे, वो मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। सिया बिना पल के झुकाए विराज को देख रही थी। जिस इंसान से उसने कभी बात नहीं की, एक हफ्ता पहले जब भूख हड़ताल पर बैठ गई तो विराज को उससे मिलना पड़ा था, और उसने मिलकर ही विराज से तलाक की मांग रख दी थी। तब विराज ने उससे कहा था कि वो इस जन्म में तलाक नहीं देगा। आज सिया अपनी बातों को याद करके रो रही थी। वो जानती थी विराज उससे प्यार करता था, वो सब जानती थी, फिर भी वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी उसके बहन के प्यार की। सिया को याद आता है, सिया आराम से रह सके इसलिए विराज उससे मिलता नहीं था, वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। वो आज वो इंसान उसकी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कामिनी ने उसके बालों को पकड़ा और थप्पड़ मार के कहा, तुम मनहूस हो, जब पैदा हुए तो अपने माँ बाप को खा गई, फिर अपनी खूबसूरती से हर जगह अटेंशन ले जाती, स्टडी में भी तुमने मुझे नीचा दिखाया, फिर विराज का दिल भी तुम पर आ गया, सब तुम्हारे इस चेहरे का दोष है। कामिनी की हंसी इस वक्त बहुत डरावनी थी। दिव्यम, तुम हमेशा से इसे पाना चाहते थे ना, आज रात ये तुम्हारी है। विराज ने कहा, हाथ मत लगाओ मेरी सिया को राहुल, वो तुम्हारी भाभी है, तुम कैसे कर सकते हो इसके साथ ऐसा, वो मासूम है, छोड़ दो उसे। राहुल ने कहा, ना आप मेरे भाई हो ना सिया मेरी भाभी, तुमने मुझसे छिना है उसे, तो सजा तो उसे भी मिलेगी ना, और तुम्हें भी दर्दनाक मौत मिलेगी मेरे भाई, कह के वो उन सबके पास चला गया। कामिनी, विराज मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, आज तुम अपनी ही बीवी को बेआबरू होते देखोगे, आज तुम्हें पता चलेगा दर्द किसे कहते हैं। कामिनी हंसते हुए विराज नम आंखों से सिया को देख रहा था। तभी पीछे से उसके सिर पर किसी ने मारा। लगातार टॉर्चर करने की वजह से उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था।
दिव्यम ने उसकी आंखों के सामने सिया से बदतमीजी करना शुरू कर दिया और विराज गुंडों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो दौड़ते हुए सिया की तरफ भागा और दिव्यम को एक पंच मार दिया और वो सिया से दूर गिरा। उसने देखा सिया की शर्ट फट गई थी और वो रो रही थी। विराज ने उसे उसके दुपट्टे से ढका और साउस लड़ने लगा। कामिनी के पेरेंट्स वहां से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा कर चले गए थे। अपने लोगों को पीटता देख कामिनी ने विराज पर गोली चला दी, पर गोली विराज को लगती इससे पहले ही सिया वहां पहुंच गई और गोली इसके सीने के पार हो गई थी, जिसे देख विराज का दिल ही धड़कना बैंड हो गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। विराज ने सिया को पकड़ा, उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, सिया उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकाती हो। सिया दर्द में मुस्कुराते हुए ने कहा, आई एम सॉरी विराज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर भगवान मुझे मौका देता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देती। मुझे माफ कर देना विराज, आई एम सॉरी। विराज ने कहा, सियानी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, सिया उठो। तभी पीछे से एक गोली विराज के कंधे पर लगी। सिया ने कहा, विराज तुम ठीक हो? टट्टी हुई सांस में तभी राहुल ने एक और गोली विराज पर चला दी और वो सिया के ऊपर गिर गया। सिया और विराज की टूटती हुई सांसें गवाह थी उनके साथ हुए अन्याय की। आधी रात को पसीने से लथपथ सिया जब उठी तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। डर की वजह से वो कांप रही थी। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे के अंदर आया और सिया को अपनी बाहों में घेर लिया। अनजान शख्स, सिया तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तुमने क्या कोई बुरा सपना देखा? सिया अभी भी डर से कांप रही थी। वो शख्स धीरे धीरे सिया की पीठ सहला रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिया ने अपना होश संभाला तो वो हैरान रह गई। उसके सामने विराज बैठा था, वो उसकी बाहों में थी। सिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराज, वो मैं अपने रूम में जा रहा था तो तुम्हारी आवाज सुनी तो देखने आया था। तुम ठीक हो? सिया, हाँ मैं ठीक हूँ, बस डरावना सपना था। विराज, और तुम आराम करो, बाय, गुड नाइट। सिया, रुको। विराज रुकते हुए, कुछ कहना है? सिया, वो आप अभी ऑफिस से आए? विराज, हाँ। सिया, आपने डिनर कर लिया? मैं आपके लिए डिनर गर्म कर दूं? विराज, तुम ठीक तो ना? सिया, हाँ, क्यों? सिया विराज से बात करना पसंद नहीं करती थी। उसे विराज से डर भी लगता था और उसे लगता था कि विराज ने उससे बदला लेने के लिए शादी की है। अब बदला किस बात को वो हम आगे जानेंगे। इसलिए विराज को हैरानी हो रही थी, जो लड़की 2 मंथ से उसे इग्नोर कर रही है वो आज अचानक से बात क्यों कर रही है। विराज, कुछ नहीं, तुम आराम करो। ये कहकर वो रूम से चला जाता है। सिया फिर से सपने के बारे में सोचने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी उसने सपना देखा या अपना आने वाला भविष्य। उसने फोन में टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे और आज की तारीख थी 1 फरवरी 2024। इसका मतलब था वो 10 महीने पहले आ गई थी। क्या ये उसका पुनर्जन्म था? डरावना सपना था या थी कोई हकीकत? उसके मन में बहुत सवाल थे, लेकिन जवाब तो भविष्य के गर्भ में थे। सिया की रात करवटें बदलने में ही चली गई। उसे नींद सुबह के 4 बजे आई थी। सुबह 7 बजे उसके दरवाजे पर नोक की आवाज आई। सिया, बिटिया उठ जाओ, आपको कॉलेज भी जाना है। सिया अधखुली आंखों से बेड पर बैठ जाती है। इस समय वो बहुत मासूम लग रही थी। उसके मिड लेंथ हेयर उसके चेहरे पर थी। कर्टन से आती धूप उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी स्किन को सुनहरा बना रहा था। फिर वो उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अपना सामान वो बैग में डाल के चल पड़ती है। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है, उसकी नजर सामने बैठे उसके पति पर जाती है, जो अपनी चाय पी रहा था। विराज और सिया दोनों की सुबह चाय से ही शुरू होती थी, एकदम कड़क चाय। ऐसा पहली बार था उसने विराज जो इस टाइम तक घर में देखा था। वो अक्सर सुबह उसके उठने से पहले चला जाता था और उसके सोने के बाद घर आता था। एक घर में रहकर भी वो दोनों अक्सर मिल नहीं पाते थे। तभी डोर बेल बजती है। एक मेड दरवाजा खोलने के लिए जाती है और घर में एंट्री होती है कामिनी की। कामिनी सिया के चाचा की बेटी है। वो और सिया दोनों ही 22 बरस की है। कामिनी उससे कुछ ही महीने बड़ी होती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती है। सिया जहां कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही थी, वहीं कामिनी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रही थी। कामिनी के पापा की अपनी कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट सर्किल में थी, जिसमें 60% शेयर सिया के नाम पर थे। पर सिया इस बात से अनजान थी कि ये शेयर सिया के नाम उसके 23 बरस के होने पर मिलने थे। सिया, गुड मॉर्निंग डी। कामिनी, गुड मॉर्निंग सिया। मैं तुमसे मिलने आई थी। आज कॉलेज साथ में चलते हैं। हम कॉलेज के बाद राहुल और दिव्यम के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। सिया, ऑफ दी स्माइल। वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसकी नजर कामिनी पर गई, जो बेशर्मी से विराज की तरफ देख रही थी। उसे देखकर सिया को फिर अपना सपना याद आता है। उसे याद आता है कामिनी पिछले जन्म में भी उनके घर आई थी। उस समय विराज घर पर नहीं था।
वो लोग मूवी देखने गए थे जहां दो लड़के सिया से बदतमीजी करने लगे थे, तभी वहां पर दिव्यम आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो दिव्यम से इम्प्रेस हो जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो गुंडे कामिनी ने अरेंज किए थे सिया को अपने जाल में फंसाने के लिए, और सिया दिव्यम को अपने सेवियर के रूप में देखने लग जाती है। सिया अपने सपने की हकीकत जानने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। विराज सिया और कामिनी दोनों को इग्नोर करके वहां से अपने ऑफिस निकल जाता है। विन कामिनी और सिया अपने कॉलेज के लिए सिसोदिया एंटरप्राइजेज अंडरस्कोर 7 कार बिल्डिंग में एंट्री करती है। वहीं मिडिल वाली कार का दरवाजा जब बॉडीगार्ड खोलते हैं तो विराज पूरे स्टाइल में बाहर निकलता है। कूल। इस टाइम उसे कोई लड़की देख ले तो वो विराज पर पूरी तरह फिदा हो जाएगी। उसका सांवला रंग, 6 फीट हाइट, टाइट मसल्स जो उसके कपड़ों की फिटिंग से पता लग रहे थे। 31 की उम्र में भी वो 25 साल का लग रहा था। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो सीधा रिसेप्शन एरिया से होते हुए लिफ्ट की तरफ गया। उसके साथ उसका पीए अमन था जो उसे उसकी मीटिंग्स के बारे में बता रहा था। लिफ्ट भी इस फ्लोर पर आकर रुकती है जिसमें से विराज बाहर निकलता है और अपने केबिन की तरफ बढ़ता है। विराज का केबिन काफी बड़ा था। उसके एक साइड में एक बड़ी बुक सेल्फ थी, उसके साथ एक बड़ी अलमीरा थी जिसमें ट्रांसपेरेंट ड्रॉयर थे इंपोर्टेंट फाइल्स रखने के लिए। ग्रे व्हाइट कॉम्बिनेशन से बने इस आलीशान ऑफिस में एक लाइट पिंक और ब्लू कॉर्नर भी था जो एक्सेप्शन था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अमन सिया की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, आज वो बाहर मूवी के लिए जा रही है। अमन, क्या हुआ सर? मैम पर कोई खतरा है क्या? विराज, वो कामिनी के साथ जा रही है और तुम जानते हो कामिनी उससे नफरत करती है। अमन, मैं शैडो गार्ड को अलर्ट कर देता हूँ। अमन विराज का पीए ही नहीं बल्कि वो इंसान था जो विराज को सबसे ज्यादा जानता था। किस तरह दिन रात मेहनत करके उसने सिसोदिया अंपायर खड़ा किया था। जब उसके दादाजी ने कंपनी के 20% शेयर बेचकर विराज के पापा को बिजनेस के लिए डाले थे, बाकी के 80% राहुल के पापा के पास थे जो उन्होंने धीरे धीरे करके डूबा दिए। इसलिए राहुल का मानना था कि वो पैसे उसके दादा ने दिए हैं तो उन पर हक भी उसका ही है, विराज का नहीं। विराज, और कब तुम जाओ? अमन, जी सर, सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। कॉलेज खत्म होने के बाद कामिनी राहुल और दिव्यम के साथ मिलकर सिया का वेट कर रही थी। जब सिया रैनी सिया की बेस्ट फ्रेंड यानी कि रेमा मेहरा के साथ बाहर आई। रायमा को कामिनी और उसकी गैंग पसंद नहीं थी और कामिनी को भी रैनी पसंद नहीं थी, लेकिन वो सिया को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि कामिनी सिया की सिस्टर थी। उसने उन्हें देख करके सिया से, रैनी, ठीक है सी यू, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और घर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। दिव्यम, क्यों, तुम क्या सिया की बॉयफ्रेंड हो जो वो ट्यूम बताएगी? रैनी, इससे तुम्हें क्या है, मैं सिया से बात कर रही हूँ तो अपना मुंह बंद रखा करो। सिया, गाइस झगड़ा मत करो और रेनू मैं तुझे घर पहुँच के कॉल के दूंगी ऑफ। रेनी, ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। सिया, बॉय। मूवी देखने के लिए जब वो लोग थिएटर में जा रहे थे तब दो लड़कों ने सिया के ऊपर घटिया कमेंट किया और सिया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया तो वो लोग सिया को परेशान कर रहे थे। तभी दिव्यम वहां आ गया और उन लड़कों को वहां से मार के भागा दिया। सभी मूवी देखने के बाद घर चल पड़े, तभी विराज की कार वहां आ गई। ये कार विराज ने सिया के लिए खरीदी थी और इसका ड्राइवर विराज का भरोसेमंद बॉडीगार्ड करण था। गाड़ी में सिया अपनी सोच में, ये सब तो वैसा ही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा था, इसका मतलब जो मैं सपना समझ रही थी वो सपना नहीं मेरा पिछला जन्म था। सिया को दिव्यम और रायमा की लड़ाई देखकर याद आता है कि पिछले जन्म में भी उन दोनों की इसी तरह लड़ाई हुई थी और आज भी पिछले जन्म की तरह उन लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। रात को सिया घर आकर अपने कमरे में आकर सो गई। वो और विराज अलग अलग रूम में सोते थे। सिया ने शादी के बाद अलग रूम की डिमांड कर दी थी जिसे विराज ने पूरा भी कर दिया। सिया कभी भी विराज के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन विराज हमेशा सिया के सोने के बाद उसके कमरे में आता था और उसे प्यार से निहारता था। उसके पास यही वक्त होता था सिया को देखने का, इसलिए वो जानबूझ के जल्दी घर नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ एक पॉश इलाके में हवेली थी जो बाहर से देखने में ही आलीशान लग रही थी, लेकिन उस हवेली के पीछे कुछ 500 मीटर दूर एक कैदखाना भी था। चारों तरफ गार्ड फैले हुए थे। हवेली की सुंदरता देखते ही बनती थी। हवेली में एक कपल बैठा था, उनके पीछे एक फैमिली पोर्ट्रेट था जिसमें उन कपल के अलावा दो लड़के और एक लड़की थी। देखने में एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। वो औरत उस आदमी से, वीर को आए इतना वक्त हो गया है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है? वहीं कैदखाने में दो लड़कों को बहुत बुरी हालत में रखा गया था, उन्हें किसी ने बेरहमी से पीटा था। वो लड़के सामने खड़े लड़के से रहम की भीख मांग रहे थे, पर सामने खड़े उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
तभी उस लड़के की आवाज वहां गूंजी, बहुत शौक है तुम लोगों को दूसरी लड़कियों पर गंदे कमेंट करने का ना, चलो आज तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, 20 तड़पाऊंगा इतना कि तुम्हें मौत आसान लगे, हंसते हुए कहता है। उसकी हंसी कमरे में मौजूद हर शख्स को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी उसका असिस्टेंट एक टूल बॉक्स लेकर आ गया। उस शख्स ने एक लड़के के हाथ को पकड़ा और उसमें चाकू घुसा दिया। इन्हीं हाथों से तुमने उसका हाथ पकड़ा था ना? क्या हो अगर मैं इस हाथ को ही काट दूं? हंसते हुए वो शख्स उस लड़के के हाथ से चाकू निकाल करके उसकी उंगलियों पर चलाने लगता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, हमें पैसे दिए थे। एक लड़की ने रोते हुए उसने कहा। वो शख्स थोड़ी देर रुका, फिर तो भी तुमने मेरी बीवी को छुआ, उसके साथ गलत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये कहकर वो शख्स दोबारा उन्हें टॉर्चर करने लगा। जब वो मरने की हालत में पहुंच गए तब अंडिस को, अमन, इन दोनों को जैकी के पास ले जाओ, उसकी भी पार्टी हो जाएगी। जी हाँ, ये शख्स विराज ही था जिसके शैडो गार्ड ने उन दोनों लड़कों को उठा लिया था। उन्हें टॉर्चर करने के बाद विराज ने उन दोनों को जैकी, जो कि एक टाइगर था, उसके पास भेज दिया। जैकी विराज को जंगल में मिला था तब वो कुछ महीने का छोटा सा बच्चा था और वो जख्मी हालत में था। विराज ने उसका इलाज करवाया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया, पर जैकी वहां से फिर विराज के पास आ गया और अब वो विन रहता था। विराज ने उसके लिए बड़ा जंगल रिजर्व किया हुआ था, उसमें और भी जानवर रहते थे, लेकिन जैकी की वजह से कोई भी अनजान इंसान इस एरिया में नहीं आता था, इसलिए ये कैदखाना भी इसी जंगल में बनाया था। थोड़ी देर बाद हवेली में विराज अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था, तभी एक 20 साल की लड़की वहां आती है। उसके साथ लगभग एक 25 साल का लड़का भी डाइनिंग हॉल में आता है। लड़की, बिग ब्रो, आई मिस्ड यू सो मच, आप घर भी नहीं आते हो और आप भाभी को भी हमसे मिलने के लिए नहीं लेकर आए हो। पाउटी लिप्स, कंफ्यूज्ड फेस। ये लड़की विराज की बहन महक सिसोदिया है, जो 23 ईयर की है और अब अपने भाई की कंपनी में जॉब करती है। ये पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है, जो इनका शौक है। तभी वो लड़का, ये इस बिग ब्रो में भी भाभी से नहीं मिला हूँ। विराज, ओह रियली अथर्व? अथर्व, ओक, मैं भाभी को जानता हूँ पर वो तो मुझे नहीं जानती ना, मेरा मतलब उनके लिए तो मैं उनका सिर्फ दोस्त हूँ जिसने उनकी हेल्प की थी। उन्हें क्या पता उस दिन वो गुंडे रैनी के लिए नहीं, उन पर हमला करने के लिए भेजे थे। फ्लैशबैक, विराज और सिया की शादी से 3 मंथ पहले की बात थी। रैनी और सिया अक्सर पार्क में जाना पसंद करती थी। उस दिन बारिश का मौसम हो रहा था और सिया ने ड्राइवर को आने से मना कर दिया था कि रैनी उसे उसके अंकल आंटी के घर छोड़ देगी। रैनी और सिया पार्क से जा रहे थे, अचानक वहां 3 गुंडे आ गए और वो उन दोनों को परेशान करने लग गए। खराब मौसम की वजह से पार्क में कोई भी नहीं था। सिया और रैनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही थी, उन्हें इतनी भी याद नहीं थी कि रैनी की गाड़ी वहां है। वो लोग भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए रैनी हील्स की वजह से नीचे गिर जाती है। सिया दौड़ती हुई उसके पास आती, तभी वो गुंडे रैनी के पास आ जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, हैश तुझे तो मैं बताता हूँ, ये कहकर उसने एक और थप्पड़ रैनी को मत दिया। सिया, छोड़ दो रैनी को, उसने कुछ नहीं किया है, रोते हुए वो लड़के हंसते हुए, अरे वाह आज तो मस्त माल मिला है, मजा आएगा आज तो। रैनी और सिया वहां डर से कांपते हुए खड़े थे क्योंकि रैनी के पैर में मोच आ गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। रैनी, सिया भाग यहाँ से। सिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी रैनी। रैनी, प्लीज सिया, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से। तभी उस रास्ते से 3 गाड़ियां निकली। 2 लड़कियों को रोड पर अकेले देखकर उन्होंने ब्रेक लगा दी थी। बीच की गाड़ी से अथर्व बाहर निकला। उसके बॉडीगार्ड ने उन तीनों लड़कों को घेर लिया। सिया, प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मेरी फ्रेंड को मारा भी, लाउडली क्राइंग। रैनी के दोनों गालों पर उनकी उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया, फिर रैनी और सिया को अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल चला गया। उसने विराज को फोन करके सब सिचुएशन ठह दी थी। विराज ने उन तीनों गुंडों को बुरी तरह से टॉर्चर करके जिंदा जैकी के सामने डाल दिया था। उनकी चीखों से जंगल गूंज उठा था। पहले से ही विराज के टॉर्चर से अधमरे हो चुके थे। जैकी ने थोड़ी देर में ही अपने दोस्त मौली, ये जैकी के लिए विराज ही फीमेल टाइगर कब लेकर आया था, के साथ उनका काम खत्म कर दिया। विराज, अमन को फोन करके सिया के अंकल से कांटेक्ट करो, उन्हें बेस्ट डील ऑफर करो, मुझे सिया चाहिए किसी भी कीमत पर। फ्लैशबैक एंड अथर्व, वो तो बस इसी वजह से मैं सिया भाभी से मिला था और हम अच्छे दोस्त बन गए। मिस्टर राजवीर सिसोदिया, विराज के फादर। विराज, हमें लगता है आपको सिया की कम से कम बताना चाहिए, उनकी फैमिली भी है, उसे भी हक है हमारे बारे में जानने का।
मिसेस अनाहिता सिसोदिया, विराज के मदर। हाँ वीर बेटा, वो उन लोगों की आखिरी निशानी बची है हमारे पास। आपको उन्हें उनकी फैमिली से भी बचाना है, उनके इरादे हमें सही नहीं लगते हैं। विराज, डोंट वरी मॉम। रात के 11 बजे का समय था जब विराज वापस विला आया। अपने रूम की तरफ जाते समय उसने सिया के रूम का दरवाजा खोला। धीमे धीमे कदमों से वो सिया के पास पहुंचा और उसके बेड के किनारे बैठ गया। वो प्यार भरी नजरों से सिया को निहार रहा था। उसकी आंखों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये शख्स इतना क्रूर हो सकता है। उसकी आंखों में सिया के लिए बेशुमार प्यार था। वो मेरे हर किस्से में है, मेरे जिस्म के हर हिस्से में है, मेरे ख्यालों में है, मेरे ख्वाबों में है, मेरे दिल में है, मेरी धड़कन में है। या खुदा, क्या इतना होने के बाद भी वो मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। थोड़ी देर सिया को देखने के बाद विराज अपने कमरे में आकर सो गया। आधी रात के समय सिया आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक उसका शरीर पसीने से लथपथ होने लग गया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रही थी। सिया चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो तड़प रही थी, उसकी आंखों से नींद में ही आंसू निकल रहे थे। लेकिन सिया ने सपने में ऐसा क्या देखा जिस देख वो तड़प उठी थी। सिया के सपने में एक दर्दनाक मंजर। सिया के सामने उसके दोस्त रेनी की बॉडी पड़ी थी। उस पर जख्मों के निशान थे, मानो उस लड़की को बहुत मारा गया हो। बेसुध सी पड़ी वो लड़की सिया से, सियो अपना ख्याल रखना, टूटती हुई आवाज में, मुझे जाना होगा, मेरा अथर्व मेरा इंतजार कर रहा है, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। सिया, रेनी तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, लाउडली क्राइंग प्लीज रेनू। रैनी, सिया मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से। उन अंडस्को लोगों ने करण, सिया का बॉडीगार्ड, और अथर्व दोनों को बेरहमी से मार दिया। लाउडली क्राइंग, इससे पहले वो तुम तक पहुंचे, भाग जाओ यहाँ से। मैंने विराज जीजू को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुझे बचा लेंगे। दर्द में तड़पते हुए, प्लीज सिया भाग जा, कहते कहते रैनी सिया की बाहों में ही दम तोड़ देती है। सिया पागलों की तरह दौड़ रही थी। भागते भागते वो उस जंगल में पहुंच गई थी जहां सिया को टॉर्चर किया था। पूरे जंगल में कामिनी और राहुल के आदमी फैले हुए थे। उस जंगल में 100 से अधिक गार्ड थे। पिछली रात में आए सपने में। फिर उसी डरावने सपने का दौर शुरू हो जाता है। कैसे उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। पता नहीं कैसे जैकी और मौली उस जगह पहुंच जाते हैं। वो कुछ गुंडों को मार देते हैं और कुछ को घायल कर देते हैं। कैसे वो गुंडे उन दोनों को गोली मार देते हैं। जब विराज अगली शाम को सिया को ढूंढता हुआ उस जंगल में पहुंचता है, तब कामिनी और राहुल कैसे विराज को लोहे की रोड से मारने लगते हैं। दिव्यम की उसके साथ बदतमीजी करना, विराज का उसे दिव्यम से बचाना, कामिनी और राहुल का सिया और विराज पर गोली चलाना और इस दर्दनाक मंजर के साथ उनकी मौत। जैसे ही सिया डर के मारे बिस्तर से उठती है तो खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। वो पसीने से भीगी हुई थी। सिया, हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या ये मैं सपना ही है या सच में मेरा पुनर्जन्म हो गया है। तभी उसके कमरे में तेज रोशनी आती है। सिया का पूरा रूम उस रोशनी से भर जाता है। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो सिया सम्मोहित सी हो गई थी। वो आवाज उसके बेचैन मन को सुकून दे रही थी। सिया, जो तुमने सपने में देखा वो महज सपना नहीं था। तुम्हें नियति ने एक और मौका दिया है, सही और गलत का चुनाव करने का, अपनों की जिंदगी बचाने का। तुम्हारे भोलेपन के कारण बहुत लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। तुम्हें ये नया जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इसे व्यर्थ मत गवाना। भगवान हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करे, कहकर वो रोशनी कमरे से गायब हो जाती है। उस रोशनी के कमरे से जाते ही सिया उस सम्मोहन से भी बाहर निकल गई। इसका मतलब कामिनी दी मुझसे नफरत करती थी। कंफ्यूज्ड फेस। उन्होंने पिछले जन्म में मुझसे जुड़े सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। सिया आंखों में गुस्सा भरकर, पर इस बार उन लोगों को मैं हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी। ये लड़ाई मेरी है, इसे मुझे ही लड़ना होगा। वहीं दूसरी ओर हवेली में, मिस्टर सिसोदिया, अनाहिता, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मिसेस सिसोदिया, राजवीर, हम जानते हैं आप वीर के लिए परेशान हैं, पर हमें हमारे बच्चे पर विश्वास रखना होगा। आप जानते हैं वीर सिया से उस वक्त से प्यार करता है जब उसने पहली बार सिया को अपने हाथों में पकड़ा था। मिस्टर सिसोदिया, हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब सिया के पैदा होने के बाद सबसे पहले वीर ने ना उसे पकड़ा पर उसे वापस देने से भी मना कर दिया। ग्रिन, ओपन माउथ स्माइल। वो हमेशा कहता था सिया उसकी है, उस पर सिर्फ सिया का हक है। लेकिन हम एक बाप ही है अनाहिता। जिन लोगों ने अपने सगे भाई भाभी को पैसों के लिए मरवा दिया, क्या वो सिया को छोड़ देगी ये जानते हुए कि सिया के नाम उसके 60% शेयर कुछ महीने बाद हो जाएंगे। मिसेस सिसोदिया,
सिया के लिए विराज किसी भी हद तक चला जाएगा, आप भी ये बात जानते हैं। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो सिया और अपना ध्यान रख लेगा, आप चिंता मत करिए। कल हम महागुरु से मिलने जाएंगे, उन्होंने ही विराज को हमारी खाली गोद में देकर हमारी खाली जिंदगी में रंग भर दिया था। स्माइल, वो जरूर हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। मिस्टर सिसोदिया। ठीक है अनहिता, हम कल ही जाएंगे। सिसोदिया विला। विराज सुबह सिया के उठने से पहले ही घर से निकल गया था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो अभी तक कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं आया था। ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे की थी, लेकिन विराज सुबह 7 बजे आ जाता था और रात को भी 10 बजे तक वहां काम करता था। इसलिए आज सिंघानिया एंटरप्राइजेस का पूरे देश में नाम था। लेकिन दूसरी वजह ये भी थी कि वो सिया को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि सिया का उसे देखकर अनदेखा करना उसे हट कर जाता था। ऑफिस में आकर वो अपने केबिन में आकर अपना काम करने लग जाता है। आधे घंटे बाद अमन पाप भी वहां आ जाता है। वो 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाता है। एक कप विराज को पास करके खुद सोफे पर बैठकर चाय पीने लगता है। उसे देख विराज सिर्फ अपना सिर हिला देता है, मानो ये उसका रोज का काम है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट मंगवा कर विराज के सामने टेबल पर रख देता है और खुद विराज का आज के दिन का शेड्यूल बनाने लग जाता है। ब्रेकफास्ट करके वो प्लेट वहां से हटा देता है। विराज उसे देखकर, अमन मुझे लगता है तुम एक अच्छी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो। ओपन माउथ स्माइल। अमन, क्या फेयरफुल, मैं वाइफ कैसे बन सकता हूँ? डोंट चेंज माई जेंडर एंग्री। अमन न सिर्फ विराज का पा है, वो उसका अच्छा दोस्त भी है। अमन 26 साल का लड़का है जो दिखने में क्यूट है, अच्छी हाइट है, पर उसकी क्यूटनेस की वजह से वो लड़कियों और लड़कों दोनों का ही क्रश बना हुआ है और विराज भी ये बात जानता है, इसलिए उसे इस बात पर चिढ़ाता है। वो अलग बात है कि हमारा क्यूटी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है और एक अच्छा फाइटर और शूटर भी है। अमन की लाइफ में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं है जिसे उसने पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया है। कोष्टक। अमन वीर का ख्याल एक बड़े भाई की तरह रखता है। शायद ये उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट थे, जैसे वो अपनी बहन का ख्याल रखता था वैसा ही वो विराज के लिए भी था। फिर वो दोनों ही अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आज विराज को फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। कुछ न्यू मशीन आई थी, वो भी देखनी थी। उनकी फैक्ट्री कंपनी से 2 घंटे की दूरी पर थी। विराज। अमन, लंच के बाद मेरी मीटिंग्स कैंसिल कर देना, आज हमें फैक्ट्री भी जाना है। अमन, ओके बॉस। दूसरी ओर विला में, जब सिया सोकर उठी तब तक सुबह के 10 बज रहे थे। कॉलेज में 3 दिन के हॉलीडेज थी तो उसे जल्दी भी नहीं थी सुबह उठने की। वह उठकर फ्रेश हो जाती है और हॉल में आ जाती है। सोफे पर बैठकर वह मीना आंटी जो वहां कुक थी उन्हें आवाज लगाती है। मीना आंटी, आज खाने में मुझे पनीर का पराठा खाना है। मीना आंटी, ठीक है बिटिया, तुम टीवी देखो, हम अभी बनाई देते हैं। तभी उसका फोन रिंग होता है, उस पर कामिनी का कॉल आ रहा था। पहले तो उसने कॉल रिंग होने दिया, फिर लास्ट रिंग पर उठा लिया। हेलो डी, कैसे हो आप? कामिनी, मैं ठीक हूँ। सिया, ओके डी, कुछ काम के लिए फोन किया है क्या? कामिनी, सिया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग आज क्लब चले, अब तो कॉलेज भी बंद है। सिया, जोर कुछ सोच कर दी, आज तो मैं और रैना शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और रात के टाइम में बाहर नहीं रह सकती हूँ। आप तो जानती है ना, विराज ने मेरे लिए कुछ रूल सेट किए हैं। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। सी यू बेबी, तुम्हें विराज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद लेट घर आता है और कौन जाने वो किस किस के साथ वक्त बीताता फिरता है। उसने तुम्हें घर में कैद कर लिया है। सिया, कामिनी दी, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, पर मैं ठीक हूँ यहाँ। आप अपना मूड ठीक करो और चलो शॉपिंग पर मिलते हैं। आप भी आ जाओ, हम शाम को सिटी मॉल जा रहे हैं। कामिनी, ठीक है, सी यू, शाम को मिलते हैं। सिया फोन काट देती है। उसे याद था पिछले जन्म में वो बिना विराज को बताए क्लब गई थी, जहां दिव्यम और काम्या ने मिलकर उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, जिसके असर से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे पसीने आ रहे थे। जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रही थी तब नशे में धुत एक आदमी ने उसे मोलेस्ट करना शुरू कर दिया। वो तो सही वक्त पर विराज के गार्ड्स ने उसे बचाकर विराज को इन्फॉर्म कर दिया था। विराज ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसके घर से बेवजह बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। अब हर जगह विराज के गार्ड उसके साथ जाते थे। सब कुछ याद करके, शायद सिया, इस बार मुझे अपनी गलतियां नहीं दोहरानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बार उन लोगों के धोखे में नहीं आऊंगी। कामिनी, उस बिच ने क्लब जाने से मना कर दिया। कंफ्यूज्ड फेस। राहुल, क्यों? कामिनी, वही तुम्हारे भाई के रोज स्मर्क स्मर्क, समझ में नहीं आता ऐसा है क्या उसमें जो विराज उसके पीछे पागल बन गया है। आई जस्ट हेट हर। राहुल, इतनी नफरत है तो उसे रास्ते से हटा क्यों नहीं देती हो? कामिनी,
हटा देती नफरत भरे लहजे में, लेकिन उसके नाम की शेयर प्रॉब्लम है। वो शेयर वो किसी के भी नाम अपने 23वें जन्मदिन पर ही कर सकती है। आज से पहले अगर उसे कुछ होता है तो वो 60% शेयर ट्रस्ट में चले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पापा के नाम पर 15% शेयर है और मेरे नाम पर 5%, बाकी के 20% शेयर दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। इसलिए अभी 7 महीने उसे और झेलना पड़ेगा। सोचा था इन कुछ महीनों में उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, पर विराज ने उससे शादी करके मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। पाउटिंग। वहीं अनाहिता और राजवीर विराज के पेरेंट्स गुरुजी के आश्रम में आ गए। गुरुजी का आश्रम शहर की आबो हवा से दूर उत्तराखंड में था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, ऊपर पहाड़ों पर गिरी बर्फ, शांत वातावरण इस स्थान को अपने आप में ही अनोखा बनाता था। उत्तराखंड में बने इस आश्रम में प्रवेश करते हुए एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। आश्रम में ही महादेव का एक दिव्य मंदिर है। अनाहिता और राजवीर आश्रम में आते हैं। आश्रम में आते ही वो मंदिर के पुजारी जी से मिलते हैं और उनसे गुरुदेव के बारे में पूछते हैं। पुजारी जी, गुरुजी तो अपने ध्यान में है, वो कब तक ध्यान से उठेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप आश्रम में रहकर उनका इंतजार कर सकते हैं। राजवीर जी, आपका बहुत धन्यवाद। राजवीर और अनाहिता आश्रम में बने मंदिर में दर्शन करके वहीं बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी शादी के 3 साल बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी गोद खाली थी। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया था, कोई कमी न होने के बाद भी वो बच्चे की खुशी से कोसों दूर थे। इसका असर अनाहिता की सेहत पर भी पड़ रहा था। इसलिए कुछ दिन के लिए राजवीर और अनाहिता घूमने के लिए उत्तराखंड आए थे, और इसी तरह एक दिन उनकी मुलाकात गुरुदेव से हुई थी और वो लोग गुरुदेव के साथ आश्रम में आ गए। सच्चे मन से उन्होंने भोलेनाथ से बच्चों की मुराद मांगी थी जो पूरी हुए। इसलिए वो विराज को महादेव और गुरुदेव का आशीर्वाद कहते हैं। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अगले दिन जब गुरुदेव अपने ध्यान से उठते हैं तो अनाहिता और राजवीर गुरुदेव से मिलने के लिए जाते हैं। राजवीर अनाहिता, प्रणाम गुरुदेव कहकर गुरुदेव के पैर छू लेते हैं। गुरुदेव, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा खुश रहो। राजवीर, बाबा, हम आपसे विराज के बारे में बात करना चाहते हैं, कहकर वो विराज की कुंडली गुरुदेव के हाथों में दे देते हैं। गुरुदेव ध्यान से थोड़ी देर विराज की कुंडली का अध्ययन करते हैं, फिर राजवीर से कहते हैं, तुम्हारे बेटे की जिंदगी पर संकट के बादल लहरा रहे हैं, उसे सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। बाहर के लोगों से इतना खतरा नहीं होता है जितना खतरा अपनों से होता है। सतर्कता में ही बचाव है। ये साल तुम्हारे पुत्र के जीवन में कई बदलाव लाएगा। उसकी पत्नी का साथ उसे कभी कमजोर तो कभी ताकतवर बनाएगा। साथ मिलकर ही वो अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्त हो सकते हैं। महादेव हर संकट से तुम्हारे पुत्र की रक्षा करें, कहकर गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव से मिलकर वो दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। शाम के समय सिया और रैना सिटी मॉल में शॉपिंग कर रही थी। रैना, सिया, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आना था यार, तुमने कामिनी को क्यों बुलाया? सिया, अरे मैंने बताया तो मैं क्लब नहीं जा सकती हूँ उनके साथ, इसलिए टाइम स्पेंड करने के लिए शॉपिंग करने को कह दिया। रैना, मुझे वो पसंद नहीं है। स्मर्क स्मर्क। सिया और रैनी बातें कर रही थी तभी कामिनी अपनी एक और दोस्त रेवा के साथ आती है। कामिनी सिया को अपने गले लगाते हुए, कैसे हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सिया, दी मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। कामिनी, तुम बहुत भोली हो बेबी, विराज ने तुम्हें घर में कैद कर लिया है और तुम कह रही हो तुम ठीक हो। कंफ्यूज्ड फेस, वो खुद आराम से अकेला घूमता है। तुमने वो न्यूज तो सुनी ही होगी ना जिसमें कह रहे थे कि फेमस मॉडल श्रुति देसाई विराज को डेट कर रही है। 2 दिन पहले ये न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में थी। रैना, जीजू ने सिया को कहाँ कैद किया है, ये तो मॉल में घूम रही है, शॉपिंग कर रही है। और अगर जीजू ने किसी चीज को मना किया है तो जरूर कोई वजह होगी। और वो श्रुति की न्यूज एक अफवाह थी, जीजू की कंपनी ने खुद स्टेटमेंट जारी की थी। कामिनी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ समझी। एंग्री। रैना, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। स्मर्क स्मर्क। सिया, दोनों से चुप हो जाओ आप दोनों, हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, झगड़ा करने नहीं। आई एम सॉरी, सी यू, रैना ने माफी मांगते हुए कहा। चलो सिया, हम भी शॉपिंग करते हैं, कहकर चल पड़ती है उनके साथ कामिनी और रेवा भी साथ चल पड़ती है। सिया, देखिए टॉप कैसा लग रहा है। उसने एक ऑफ शोल्डर टॉप पकड़ा हुआ था। रैना, सिया, टॉप तो अच्छा है पर तू इस तरह के कपड़े तो बहुत कम पहनती हो ना। सिया, तो क्या हुआ, मैं इसके ऊपर जैकेट पहन सकती हूँ। रैना, तब ठीक है, तुझे कुछ और लेना है क्या? तभी कामिनी, सिया, हम ऊपर लग्जरियस तो है,
वहाँ सब ब्रांडेड मिलता है, वहाँ चलते हैं ना, यहाँ के कपड़े मुझे पसंद नहीं है। टैबी सिया कहती है एक्चुअली डी आप तो जानती है ऊपर वेस्टर्न ड्रेस अधिक मिलती है और मुझे कुछ इंडियन कपड़े खरीदने हैं। वो माँ बाबा की श्राद्ध तिथि आ रही है, डिसअपॉइंटेड। तभी कामिनी, ठीक है तुम यहाँ कपड़े खरीद लो, मैं ऊपर जा रही हूँ, कहकर वो वहां से चली जाती है। रैना, गई हो एक्टिंग की दुकान यहाँ से, स्मर्क स्मर्क। सिया ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, तुम उनसे इतना चिढ़ती क्यों हो, ओपन माउथ स्माइल। मैं क्यों उससे चिढ़ूंगी, स्मर्क। छछूंदर जैसी शक्ल है उसकी और खुद को ऐश्वर्या राय समझती है, स्मर्क। तभी वहां अथर्व आता है जो यहाँ किसी मीटिंग के लिए आया था। इस मॉल के 7th फ्लोर पर एक मीटिंग हॉल भी था। इस मॉल के 75% शेयर सिसोदिया एंटरप्राइजेस के है, तो एक तरीके से अथर्व इसका ऑनर ही था। अथर्व, हे लिटिल गर्ल, तुम यहाँ कैसे? इससे पहले सिया कुछ कहती रहना, पैरों से स्माइल स्माइल। सिया, गर्दन हिला के मन में ही, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। वो भैया हम शॉपिंग के लिए आए थे, बस अब घर के लिए चले जाएंगे। अथर्व, चलो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सिया गर्दन हिलाकर मना करते हुए, भाई हम करंट ड्राइवर कम बॉडीगार्ड के साथ आए हैं, हम उनके साथ ही चले जाएंगे। आप रैना को छोड़ देगी प्लीज, स्माइल। अथर्व, ठीक है लिटिल गर्ल। सिया ने कामिनी को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो घर लौट रही है। मॉल से बाहर आकर के सिया उन्हें बाय बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है और अथर्व और रैना अथर्व की कार की तरफ मुड़ चले जाते हैं। अथर्व, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? रैना, मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी, स्मर्क। अथर्व, जब देखो तुम अपना सड़ा हुआ मुंह बना लेती हो इसलिए पूछ रहा हूँ। रैना, अगर मेरा मुंह सड़ा हुआ है तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो? अथर्व और रैना इसी तरह एक दूसरे से झगड़ा करते हुए जा रहे थे। दूसरी तरफ रात के 9 बज रहे थे। सर्दियों के दिन होने की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था। विराज और अमन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे। उनके आगे और पीछे 2 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स की थी। तभी अचानक फर्स्ट पर जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से पीछे से आ रही गाड़ियां भी रुक गई। अमन ने आगे के बॉडीगार्ड से सिचुएशन पूछी। सिक्योरिटी हेड ने कहा सर आगे कुछ गाड़ियां खड़ी है। तभी विराज, दरवाजा खोलो। अमन, सर आपका बाहर जाना सेफ नहीं है, आप बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। विराज, अपनी सर्द आवाज में, नहीं अमन, मुझे भी देखना है, आखिर विराज सिसोदिया का रास्ता रोकने की हिम्मत किसमें हो गई है। अमन, ऑक्सर। अमन दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड विराज के लिए भी दरवाजा खोल देते हैं। सभी बॉडीगार्ड अपनी अपनी पोजीशन में सतर्क होकर खड़े थे। विराज की सख्त निगाहें उन्हें डरा रही थी। विराज सीधे जाकर उन कार के सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का बाहर निकलता है। ऐसे रास्ता रोकने की वजह विराज अपनी सर्द आंखों से उसे देखते हुए पूछता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, रिलीव्ड फेस। अपनी बकवास बंद करो अर्जुन, और तुम वापस कब लौटे स्टॉकहोम से? वो लड़का मुस्कुराते हुए, आज शाम को ही, मैंने आते ही अमन से पूछा था कि तुम कहाँ हो, फिर मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया, मैंने तुझे बहुत मिस किया बेबी, कहकर वो उसे गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता उससे पहले ही विराज उसे रोक देता है। ये लड़कियों की तरह मुझसे चिपकना बंद करो स्मर्क, और रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। ये लड़का है अर्जुन, विराज का बचपन का एकमात्र दोस्त। अपना खुद का फैमिली बिजनेस है पर जनाब सिसोदिया इंडस्ट्री में ही ज्यादा मिलते हैं। विराज की बहन महक पर इनका क्रश है पर प्रपोज करने की हिम्मत नहीं, इसलिए उसे देखने के लिए सिसोदिया इंडस्ट्री के ऑफिस में ही कब्जा जमाए हुए है। ये अधिकतर वक्त विराज के घर में ही रहते हैं, लेकिन एक डील के लिए वो 1 महीने के लिए स्टॉकहोम गया था। कोष्टक, फिर भी अर्जुन बेशर्मों की तरह विराज को जोर से हक करके उसके गाल पर थ्रोइंग किसेस कर देता है, जिसे देख पीछे खड़े अमन की हंसी निकल जाती है। विराज इरिटेट होके उसे कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो अब चलें। फिर अमन से, तुम्हें बड़ी हंसी आती है आजकल, कल तक मुझे मल्होत्रा के प्रोजेक्ट की फाइल अपने टेबल पर चाहिए। अमन, फेयरफुल, पर सर मैंने क्या किया? तभी अर्जुन, क्यूटी तुमने कहाँ कुछ किया, तुम इतने प्यारे हो, स्माइलिंग फेस, कोई तुमसे काम कैसे करवा सकता है, कहकर वो उसे हक करने ही वाला होता है जब अमन, सर मैं गाड़ी स्टार्ट करवाता हूँ, ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। अर्जुन, अब इसे क्या हुआ, स्माइल विद अ हेलो। वहीं विराज भी उसे सड़क में छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगता है। उन्हें जाता देखकर अर्जुन कहता है, स्मर्क, इन लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। मुंह फूलाकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। विराज के घर गाड़ी ले चलो, आज रात मैं वहीं रहूंगा हप।
थोड़ी देर बाद विराज और अर्जुन दोनों घर आ जाते हैं। अमन अपने अपार्टमेंट लौट गया था जो कंपनी की तरफ से उसे मिला था। विराज और अर्जुन ने मीना आंटी को डिनर लगाने के कहा और खुद फ्रेश होने के लिए चले गए। सिया उस वक्त अपने स्टडी रूम में किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। उसका पूरा फोकस अपनी कोडिंग पर था। तभी दरवाजे पर नोक होता है और मीना आंटी उसे भी डिनर करने के लिए बुलाती है। रात के 10 बज रहे थे। सॉफ्टवेयर की वजह से सिया ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। टेबल पर हमेशा की तरह शांति थी। मेड ने डिनर सर्व कर दिया और वहां से चली गई। लेकिन भला ऐसा हो सकता है जहां अर्जुन हो वहां शांति हो पाए। सिया और अर्जुन की आपस में बॉन्डिंग अच्छी थी, या ये कह लो कि विराज को छोड़कर सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी। ग्रिन। सिया और अर्जुन दोनों हल्की आवाज में बात करते हुए हंस रहे थे। ग्रिन ग्रिन। वहीं विराज उन्हें ऐसे देख रहा था मानो वो दोनों कोई कार्टून हो। वे दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन दोनों के अलावा वहां कोई भी नहीं है। विराज अपना सिर ना में हिला करके फिर अपने डिनर करने लगा, क्योंकि उन्हें बोलकर कोई फायदा तो था नहीं। अर्जुन तो था ही बेशर्म और सिया उससे बात कम करती थी। डिनर करने के बाद अर्जुन ने सिया से कहा कि उसने सिया के लिए गिफ्ट खरीदा है, वो अभी उसे लेकर आया। तभी विराज उसे कहता है, तुम गिफ्ट सुबह भी दे सकते हो, अभी आराम करो जाकर। मीना आंटी ने गेस्ट रूम रेडी कर दिया होगा तुम्हारे लिए। तभी अचानक सिया, मुझे अभी गिफ्ट चाहिए, खुद तो कभी लाएंगे नहीं, जो लाया है उसे भी नहीं देने दे रहे हो। पेंसिव फेस। ये सुनकर अर्जुन तुरंत भागता हुआ रूम में गया जहां उसके बैग रखा हुआ था। वहीं विराज सिया को एकटक देख रहा था। आज पहली बार सिया ने दी महीने में कोई कंप्लेंट की थी। विराज हल्की सेडिक्टिव आवाज में, तो आपको मुझसे गिफ्ट चाहिए था। सिया, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी डिसअपॉइंटेड। विराज मुस्कुराते हुए, चलो अच्छा है, गलती से ही सही, आपने शिकायत तो की। स्माइल। और आप सॉरी मत बोलिए। तभी अर्जुन अपने हाथ में 3 बैग लेकर हाल में आया। वह बैग सिया को पकड़ा कर, भाभी देखो मैंने आपके लिए क्या क्या खरीदा है, आपको ये जरूर पसंद आएंगे, आफ्टर ऑल मैंने जो खरीदे हैं। कूल कूल अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहता है। उन बैग में वो सिया के लिए एक ड्रेस पोशाक था जो बेबी पिंक कलर का था, एक में डियोर का परफ्यूम था और लास्ट बैग में एक ब्रांडेड बैग था। सिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, स्माइलिंग फेस, जिसे देख विराज अर्जुन से जेलस भी था और सिया को देखकर खुश भी। वहीं सिया को याद आ रहा था किस तरह पिछले जन्म में भी अर्जुन ने उसे ये गिफ्ट दिए थे और उस बेवकूफ ने कामिनी की बातों में आकर उसे वो सब दे दिया था, जिसकी वजह से अर्जुन उससे बहुत नाराज हो गया था। पिछले जन्म में उसकी मौत के वक्त अर्जुन और महक प्रोजेक्ट के सिलसिले में देश से बाहर गए हुए थे। कोष्टक। सिया, थैंक यू भाई, स्माइल स्माइल, मुझे ये बहुत पसंद है। विराज, ठीक है अब जाकर सो जाओ, और तुम भी, वह अर्जुन को देखकर बोला। सिया और विराज के रूम साथ में थे और अर्जुन ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में था। सिया ने बैग अपने हाथ में पकड़े थे, तभी विराज ने उसे रोककर, तुम्हें अगर कुछ चाहिए मुझसे कह सकती हो। सिया, फ्लश्ड जी। विराज, मेरा मतलब है। तभी उसका फोन रिंग होना शुरू हो गया। विराज कुछ सोचकर, ये अमन इतनी रात को, इससे पहले वो फोन काटता। सिया उससे कहती है, उठा लीजिए, कोई जरूरी काम होगा इसीलिए फोन कर रहे हैं। विराज फोन उठाता है। दूसरी साइड से अमन कुछ बोलता है जिसे सुनकर विराज के एक्सप्रेशन गुस्से से भर जाते हैं और वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। विराज, सिया के सर को हल्के सहलाकर उसे सोने के लिए कहता है और वह अपने स्टडी रूम में चला जाता है। आज विराज जहां इस बात से खुश था कि उसके और सिया के बीच कम से कम बात तो हुई नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड ही करते रहते थे, वहीं दूसरी तरफ सिया भी विराज की तरफ बेबी स्टेप बढ़ा रही थी। वो एकदम से विराज की तरफ नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि इससे विराज के साथ साथ कामिनी को उस पर शक हो जाता, जो वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सिया वहां से जाकर के अपने रूम में अर्जुन के गिफ्ट्स को संभाल कर रख देती है, फिर वो अपने पर्सनल स्टडी रूम में चली जाती है। इस स्टडी रूम में उसका अपना हाईटेक कंप्यूटर और उसकी एक्सेसरी थी। ये रूम विराज ने सिया के लिए डिजाइन करवाया था, उसके बाद सिया ने भी इसमें कुछ चेंजेस करवाए। सिया फिर से अपने कंप्यूटर पर काम करने लग गई। उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पर रिदम से नाच रही थी। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर फिक्स थी। तकरीबन रात के 12:30 बजे उसकी उंगलियों की रफ्तार रुक गई। सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुद से ही, अब आएगा मजा, माय डियर अंकल। दूसरी तरफ विराज अपने स्टडी रूम में कुछ फाइल्स में डूबा हुआ था। जब उसका ध्यान घड़ी पर जाता है जहां 3 बज रहे थे, वो वहां से उठता है, फिर जाकर सिया के रूम में जाकर थोड़ी देर उसे निहारता है, फिर अपने रूम के आकर सो जाता है। विराज रात को लेट सोने की वजह से सुबह 7 बजे उठता है। वो जैसे ही टाइम देखता है वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर तैयार होने लगता है।
सुबह के 8 बज रहे थे। अर्जुन और सिया हॉल में बैठे हुए जोर जोर से किसी बात पर हंस रहे थे। तभी उनकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए विराज पर पड़ी, जो अपने ग्रे कलर के फॉर्मल सूट में कहर ढा रहा था। उसके परफेक्ट सेट किए हुए बाल, पॉलिश्ड शूज, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, उसका वो सांवला रंग उसे किसी हॉट मॉडल की तरह बना रहा था। सिया उसे घूरते हुए अपने मन में खुद के लिए गालियां निकाल रही थी। मैंने इस हॉट बंदे को पहले देखा क्यों नहीं, मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ। सिया के इस तरह घूरने की वजह से विराज उसके कान के पास जाकर, मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, स्माइलिंग फेस। सिया अपने ही ध्यान में, हाँ बहुत। विराज इससे आगे सिया से कुछ पूछता अर्जुन खांसना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सिया अपने होश में आ जाती है। उसकी आंखें फ्लश्ड हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसके कान लाल हो जाते हैं और एम्ब्रेसमेंट की वजह से वो वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ भाग जाती है। वही विराज अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है, तभी अर्जुन उससे पूछता है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सिया भी विराज का आंसर जानने के लिए उसकी तरफ देख रही थी। विराज ने एक नजर अर्जुन और सिया को देखा और ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल की ओर चल पड़ा। सभी बैठकर अपना अपना खाना खा रहे थे। उसी समय अर्जुन सिया से पूछता है कि आज के लिए उसका प्लान क्या है। सिया अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उससे कहती है, कोई प्लान नहीं है भाई। कॉलेज अभी परसों से खुलेंगी तो मैं घर पर ही हूँ। तो तुम हमारे साथ ऑफिस क्यों नहीं चल पड़ती हो। अर्जुन एक्साइटेड होकर सिया से कहता है, लेकिन जवाब में सिया विराज की तरफ देखती है। उसका इशारा देखकर अर्जुन भी विराज की तरफ देखता है, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उन दोनों की घूरती हुई नजरों को देखकर विराज उनसे पूछता है, क्या है, क्या चाहिए तुम दोनों को। तो अर्जुन हिम्मत कर उससे कहता है कि वो सिया को अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता है, जिस पर विराज उसे सख्त मना कर देता है। आज नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। सिया कल हमारे साथ चल सकती है, कहकर अर्जुन ने अपना फैसला उन दोनों को सुना दिया। सिया मेरे साथ ऑफिस जाएगी तो तुम अपनी मीटिंग्स करते रहना, वो मेरे केबिन में रेस्ट कर सकती है। ये सुनकर विराज अपने दांत पीसते हुए अर्जुन से कहता है, अर्जुन कपूर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कपूर इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान देना चाहिए। पाउटिंग हर वक्त सिसोदिया एंटरप्राइजेस में पड़े रहते हो। विराज के गुस्से को देखकर सिया ऑफिस जाने के लिए मना ही करने वाली थी, तभी अर्जुन बोल पड़ा, अरे तुम तो गुस्सा हो गए बेबी ग्रिन, में तो मजाक कर रहा था। सिया तुम कल हमारे साथ ऑफिस चलना, आज तुम घर पर ही अपने कंप्यूटर से खेलो ग्रिनिंग कैट फेस। अर्जुन को इस तरह पार्टी बदलते देख सिया अपना सिर हिला देती है, नो माउथ फेस। अर्जुन भाई तो डेविल से इतना डरते हैं तो स्माइल विद हॉर्न्स, डेविल से उसकी बहन का हाथ कैसे मांगेंगे। वेरी कैट फेस। सिया अपने पिछले जन्म की वजह से महक और अर्जुन के बारे में जानती थी, क्योंकि सिया ने ही अर्जुन की मदद की थी महक से उसकी फीलिंग्स को कन्फेस करने में। सिया हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराज और अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अर्जुन अलग में बैठा था, क्योंकि वो जानता था उसने सोते हुए शेर को छेड़ दिया है, जो अब उसे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, तो अपनी भलाई के लिए वो आज से दूर ही रहने वाला था। ऑफिस पहुंचते ही विराज का ऑरा और भी ज्यादा सर्द हो गया था। उसका हैंडसम फेस इस समय गुस्से से लाल था। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आ गया, जहां अमन उसका इंतजार कर रहा था। उसके पीछे पीछे अर्जुन भी उसके केबिन में बॉडीगार्ड के साथ आ रहा था, जिसे बॉडीगार्ड विराज के कहने पर ला रहे थे। विराज को देखकर जहां अर्जुन का डर से बुरा हाल था, वहीं अमन अपना चेहरा नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आए पसीने से ये साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से कितना डरा हुआ था। प्रोजेक्ट की डिटेल्स कब लीक हुई थी अमन, मैंने तुम्हें इस मैटर को। वहीं अमन डरते हुए, सर कल रात को जैसे ही मुझे पता चला मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी लोगों की इंफॉर्मेशन निकलवाई है। उनकी बैंक डिटेल्स आने में 1 घंटा लगेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की टीम बी को कुछ मेजर चेंज करने और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए कह दिया है। जिस किसी ने भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे राइवल को दी है, आज दोपहर तक उनका पता चल जाएगा। अपनी बात खत्म करके अमन अपने चेहरे से पसीना साफ करता है। विराज, हम तुम जाओ और पूरी डिटेल्स निकालो। मुझे वो इंसान आज शाम को जंगल में चाहिए, हवेली के पीछे वाला जंगल, जहां पर जैकी और मॉली टाइगर रहते हैं। विराज के ऑर्डर सुनकर अमन चैन की सांस लेता है और वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे अर्जुन भी वहां से भागने की फिराक में था। तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन कपूर, एंग्री एंग्री एंग्री। विराज की सर्द आवाज सुनकर अर्जुन मर गया यार, आज इस स्माइल विद हॉर्न्स डेविल से मुझ मासूम को कौन बचाएगा। अर्जुन पीछे मुड़कर ग्रिन 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 दांत दिखाते हुए, वो मैं क्यूटी को बाहर छोड़ने जा रहा था।
वहीं अमन जल्दी से वहां से भागता हुआ अर्जुन को कोस रहा था। अपने मन में ये अर्जुन सर मुझ बेचारे को क्यों यहाँ फंसा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बच रही थी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे मेरी बीवी के बारे में? अर्जुन हंसते हुए, कुछ भी तो नहीं। वो सिया। तभी विराज ने उसे घूरा, मेरा मतलब भाभी घर में अकेले बोर हो जाएगी इसलिए मैंने उन्हें ऑफिस आने को कहा था, सच्ची हैप्पी पर्सन। फिर विराज को मस्का लगाते हुए, इसी बहाने तुम उसे देख भी सकते हो, ग्रिन। विराज घूर कर अर्जुन को देखता है जिसकी वजह से बेचारा अर्जुन सर झुका के फ्राउनिंग बैठ जाता है। सिया के अंकल आंटी की तरफ से कोई मूवमेंट हुए? अर्जुन, अभी तक तो नहीं हुए। वो छोटी छोटी चालें चल रहे भाभी को परेशान करने की, लेकिन हर बार तुम भाभी की प्रॉब्लम को पहले ही खत्म कर देते हो। लेकिन कामिनी चुप नहीं बैठेगी। मुझे तुम्हारे भाई पर भी शक है। राहुल और कामिनी दोनों की फितरत पैसा है। मुझे लगता है इन दोनों का साथ तुझे और भाभी को किसी परेशानी में न डाल दें। विराज, उसकी टेंशन तुम मत लो। उन लोगों को चलने दो, उनकी चालें आखिर मैं भी तो देखूं ये किस हद तक जा सकते हैं। जिस दिन पानी सर से ऊपर जाने लगेगा तो मैं उन दोनों को अपने इन्हीं हाथों से मार डालूंगा। पाउटिंग पाउटिंग में उन दोनों को अपनी बीवी और दादू की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। समंदर जितना गहरा होता है उतना ही शांत रहता है, लेकिन जिस दिन इस समंदर में सुनामी उठती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। मैं अशांत समंदर की तरह हूँ, जब तक शांत हूँ तब तक ही सबके की अच्छा हूँ। कहते हुए विराज एक अलग ही इंसान लग रहा था। शाम के समय जंगल में बने उस कॉटेज में 4 लोगों को कुर्सियों पर बांधा हुआ था। इनमें एक लड़की थी और 3 लड़के। तीनों लड़कों के मुंह और आंखों के आसपास जख्मों के निशान थे। वहीं उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे। उन चारों की इस दयनीय हालत को देखकर वहां मौजूद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो उनके लिए ये एक नॉर्मल सीन था। उनमें से एक लड़का अपनी अधखुली आंखों को बंद करके कहता है, पानी दे दो प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्यों आप लोगों ने हमें यूं बांध के रखा है? तभी दूसरा लड़का, प्लीज हमने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दो। वही वो लड़की रोती हुए कहती है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए। आपको हमें किडनैप करके क्या मिलेगा? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उनके रोने से फर्क नहीं पड़ रहा था। जिन 4 लोगों की पिटाई हुई थी वो लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पर वहां जो गार्ड खड़े थे उन्हें देखकर लग रहा था कि वो इंसान ना होकर रोबोट्स हो। उन्हें उनके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग बस शांति से ऐसे उन्हें देख रहे थे जैसे वो उनके सामने एक्सिस्ट ही न करते हो। तभी उस कॉटेज के हाल में कुछ लोगों के जूतों की आवाजें आने लगी। सभी गार्ड अलर्ट मोड पर आ गए। उन कुर्सी पर बंधे हुए चारों के सामने 4 आदमी खड़े थे। ये चारों आदमी विराज, अमन, अर्जुन और माफिया वर्ल्ड का जाना माना नाम अथर्व सिसोदिया खड़ा था, जिसे सब इसके नाम से जानते थे। एस को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो चेहरे पर हमेशा मास्क और आंखों पर चश्मा लगाए हुए रखता था, इसलिए करीबी लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि एस है कौन। तुम में से कंपनी की इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है और किसके लिए काम कर रहे हो तुम लोग? अर्जुन ने अपनी कड़कती आवाज में कहा। इस समय अर्जुन का ऑरा उस अर्जुन से बिल्कुल अलग था जो सिया और विराज के साथ रहता था। अगर बता दोगे तो आसान मौत मरोगे, और अगर तुम्हें आसान मौत पसंद नहीं है तो इससे पहले अर्जुन अपनी बात पूरी करता वो लोग गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है, हमें छोड़ दीजिए सर। तभी अथर्व उनमें से एक आदमी के पास जाकर उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन को ऊपर करता है। तुम्हें नहीं पता है तो हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पिछले 4 महीने में 10 लाख किसने डिपॉजिट करवा? ये एंग्री। ये जानते हुए भी सिसोदिया इंडस्ट्री में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। सजा तो मिलेगी, बहुत बुरी सजा, विराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा। और मिस कृतिका चौहान यही नाम है ना तुम्हारा? मल्होत्रा कंपनी ने तुम्हें अच्छी डील दी होगी ना, इसलिए तो तुमने मेरे 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट की डिटेल्स ही बेच दी। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। लोग मेरे नाम से कांपते हैं, वही तुम लोग मेरी ही नाक के नीचे से कंपनी की इंफॉर्मेशन मेरे राइवल को पास कर रहे थे। तभी पीछे से अमन एक टूलकिट लेकर आगे आया और कृतिका के सामने चेयर पर बैठ गया। अमन का चेहरा मासूम और क्यूट लग रहा था। कृतिका का लगा कि अमन उसकी मदद करने के लिए आया है। अमन सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया है, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। इतनी देर में अमन ने टूल किट खोल दी और उसमें डिफरेंट टूल्स को ध्यान से देखने लगा। उसे देखकर कृतिका की फिर से हिम्मत बढ़ गई। सर प्लीज मेरी बातों पर भरोसा तो कीजिए। लाउडली क्राइंग, और वो जोर जोर से रोने लग गई, जिससे तंग आकर अमन ने उसके मुंह पर टेप लगाकर उसके हाथों को पकड़ा और क्यूटली बोला,
मैंने सुना है तुम्हें अपने नेल्स से बहुत प्यार है, तुम हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट अपने नेल्स पर खर्च करती हो ना, चलो आज मैं तुम्हारे नेल्स ठीक कर देता हूँ। ग्रिनिंग कैट फेस, ग्रिनिंग कैट फेस। कृतिका ने जब उसकी बातें सुनी तो वो अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी, लेकिन अमन के हाथों की पकड़ उस पर ज्यादा थी। अमन ने धीरे धीरे करके उसके हाथों और फिर पैरों की उंगलियों को काट कर उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। कृतिका के रोने का वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वहीं कुर्सी पर बंधे हुए तीनों आदमियों का डर से बुरा हाल हो गया था। अगर वो एक लड़की को इतना टॉर्चर कर रहे थे तो उनको कितना करेंगे। वहीं कुछ बॉडीगार्ड वहां बर्फ की सिलियां लेकर आए और उन लोगों के पैरों को उन पर रख दिया। बीच बीच में उन पर ऊपर से खौलते हुए पानी को फेंक रहे थे। ठंडे और गर्म पानी की वजह से वो चिल्ला रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड ने एक के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे उसकी कलाई टूट गई थी। वो दर्द से चिल्ला रहा था। वहीं अथर्व जो दूसरे आदमी की स्किन को चाकू से निकाल रहा था। विराज आराम से बैठकर सब कुछ अपने सामने देख रहा मानो उसे उन लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अर्जुन जैकी और मौली के साथ वहां आ जाता है। दोनों टाइगर्स को देखकर उन लोगों का डर से बहुत बुरा हाल था। तभी विराज आराम से उनके फर को सहलाते हुए कहता है, शांत रहो, तुम्हारे शिकार का और तड़पना अभी बाकी है। लगातार टॉर्चर और खून बहने के कारण कृतिका और उन 3 लड़कों की मौत हो गई थी। पूरे कॉटेज के में खून की स्मेल फैली हुई थी। फर्श पर पड़ा हुआ खून विराज की शैतानियत की गवाही दे रहा था। उसके बाद बचा काम जैकी और मौली ने कर दिया था। 3 घंटे के बाद वहां गूंज रही चिंखें बंद हो गई थी। कॉटेज में शांति छा गई थी। कॉटेज को अच्छी तरह से साफ करवा दो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर विराज, अमन, अर्जुन और एस वहां से निकल जाते हैं। कॉटेज से निकलकर विराज हवेली वापस जाता है। वहां फ्रेश होकर वो और अर्जुन वापस सिसोदिया विला लौट आते हैं। दूसरी तरफ सिया अपना दिन रेस्ट करके और शाम कंप्यूटर के सामने बिता देती है। सिया हैकिंग में एक्सपर्ट है, वो बिना कोई सुराग छोड़े किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को इजीली हैक कर लेती है। पिछले जन्म में सिया ने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी। वो जानती थी उसके पिछले जन्म में कामिनी ने विराज के साथ कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डील की थी, जिसके लिए सिया ने ही अर्जुन से कहलवा कर विराज को एक तरीके से मजबूर किया था। इस डील से विराज की कंपनी को तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। नायर इंडस्ट्री, जिसे सिया के पापा हरिकृष्णा नायर ने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया था, यह इंडस्ट्री फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग के लिए फेमस थी, पर डिजाइन चोरी करने और उन्हें अपना नाम देने का आरोप लगा था, जिसका असर सिसोदिया ग्रुप पर भी हुआ। नायर और सिसोदिया कोलैबोरेशन की शर्त ये थी कि डिजाइनर सिसोदिया इंडस्ट्री के होंगे और मॉडल नायर एंटरटेनमेंट की। ये सब कामिनी के लालच और राहुल की प्लानिंग थी। राहुल के पहले ही अपने कुछ आदमी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट थे। उसने उनसे डिजाइन चोरी करवा कर लॉन्च के एक हफ्ता पहले ही वो डिजाइन पेटेंट करवा दिए थे। कंपनी पर उठे सवालों के कारण विराज को स्टेटमेंट देनी पड़ी थी और चोरी के डिजाइन की वजह से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। सिया के अंकल ने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी विराज पर डाल दी थी, क्योंकि वो डिजाइनर सिसोदिया ग्रुप के थे। बरसों से बनाए हुए सिसोदिया इंटरप्राइजेज की इज्जत मजाक बनकर रह गई थी। इतने महीनों में सिया ने पहली बार विराज को शराब के नशे में देखा था, लेकिन उसने कभी भी इसके लिए सिया को दोष नहीं दिया। लेकिन सिया जानती थी अगर उसने अर्जुन को नहीं कहा होता नायर एंटरटेनमेंट के साथ डील करने के लिए, तो विराज कभी भी उनके साथ डील नहीं करता। इसलिए इस बात का कसूरवार सिया खुद को मानती थी। वो इस बार किसी भी कीमत पर अपने परिवार की बरसों कमाई इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। सिया हॉल में बैठकर अर्जुन और विराज का वेट कर रही थी। अर्जुन के आने से उसके और विराज के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलने लगी थी। अर्जुन की वजह से ही सही सिया और विराज ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में करने लगे थे। मेड ने सिया को डिनर के लिए पूछा तो उसने उन्हें मना कर दिया कि वह अर्जुन और विराज के साथ ही डिनर कर लेगी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और विराज को घर लौटते समय देर हो गई। रात के 11:30 का टाइम हो गया था। कंप्यूटर पर काम करके सिया थक गई थी। विराज का वेट करते समय उसकी वही सोफे पर सो गई थी। हॉल में टीवी अभी भी लगा हुआ था। विराज की गाड़ी की आवाज सुनकर एक मेड ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही विराज और अर्जुन घर के अंदर आए, उन्होंने मीना आंटी को खाना लगाने से मना कर दिया कि उनका मन नहीं था। तभी मीना आंटी उन्हें कहती है, विराज बेटा, बिटिया ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, वो आपका ही इंतजार करते हुए हाल में सोफे पर ही सो गई हैं। वीरा जय कुछ सोचकर उन्हें खाना लगाने के लिए कहता है और खुद सिया को उठाने के लिए हाल में आ जाता है। वो धीरे से सिया को हिलाता है, सिया उठो, खाना खा लो। सिया नींद में ही गर्दन हिलाकर वापस सो जाती है, जिसे देखकर विराज के मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। वो दोबारा से सिया को आवाज लगाता है, सिया उठो, अर्जुन तुम्हारी सारी चॉकलेट चुरा रहा है।
विराज की आवाज सुनकर सिया घबरा कर उठ जाती है। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं थी। मेरी चॉकलेट 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 अर्जुन भाई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पाउटिंग पाउटिंग अर्जुन जो अपने रूम से बाहर निकल रहा था फ्लश्ड, अब मैंने क्या कर दिया। वहीं सिया की बचकानी हरकतों को देखकर विराज की हंसी निकल जाती है, जिसे देखकर सिया अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लग जाती है। उठो, डिनर करने के बाद फिर सो जाना, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है हमारे साथ, विराज ने अपनी उसी इमोशनलेस आवाज से कहा। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लग जाते हैं। अगली सुबह सिया नहाकर एक लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आ गई। वो एक के बाद एक कपड़े अपने क्लोजेट से निकाल कर खुद पर लगा रही थी, फिर उन्हें बेड पर फेंक देती। उसे कुछ भी पहनने के लिए नहीं मिल रहा था। वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर विराज और अर्जुन आधे घंटे से सिया का वेट कर रहे थे। उन्हें 8 बजे तक निकलना था, लेकिन सिया आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जाकर देखता हूँ भाभी अभी तक क्यों नहीं आए, अर्जुन ने वरीड टोन में कहा। विराज ने उसे बहुत बुरी तरह से घूरा। वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम इतनी टेंशन ले रहे हो। इतना ही फ्री टाइम है, कपूर हाउस जाओ, अंकल आंटी तुम्हें याद कर रहे थे। अर्जुन, पर वो मेरी बहन तो है ना। एक नजर उसे घूरते हुए विराज वहां से सिया के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने सिया का रूम नोक किया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। स्मर्क फ्लश्ड सिया ने पूरे कमरे में कपड़े फैलाए हुए थे और वो उन सब के बीच में सिर झुका फ्राउनिंग कर बैठी थी। क्या हुआ तुम्हें? विराज की आवाज सुनकर सिया ने हल्के से अपना सिर न में हिलाया। कुछ नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड। बताओ भी सिया, और तुमने ये कपड़े ऐसे क्यों फेंके हुए हैं? वो सारे कपड़े इस साल के कलेक्शन के थे। विराज हमेशा उसका क्लोजेट सीजन 2 सीजन अपडेट करवाता रहता था। उन दोनों के कमरों के बीच में एक कॉमन रूम भी था जिसने वार्डरोब के अलावा डिजाइनर कपड़े, शूज, वॉच और दूसरी एक्सेसरी रखी हुई थी, लेकिन सिया को वहां भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। विराज ने एक नजर कमरे को देखा जहां 50 से अधिक पेयर उसके क्लोथ्स के पड़े हुए थे। उसने सिया के लिए उसके कॉलेज के लिए सूटेबल क्लोथ्स, कुछ पार्टी गाउन, इंडियन ट्रेडिशनल सूट वगैरह लिए थे। वो ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पास फॉर्मल कपड़े बहुत कम थे। वह फॉर्मल कपड़े बहुत ही रेयर पहनती थी। वो अपने जीन्स टॉप में ही खुश रहती थी। विराज ने ना में अपना सर हिलाया और फिर सिया के वार्डरोब को खोला जो कि खाली था। उसमें से सब कपड़े सिया ने बाहर जो फेंक दिए थे। फिर वो क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने सिया के लिए एक गर्म कपड़ों का सेट निकाला। उसके ऊपर पहनने के लिए बेगी जीन्स, एक व्हाइट कलर की शर्ट, उसके ऊपर पहनने के लिए स्वेटर निकाला। दिल्ली की ठंड को देखते हुए विराज ने एक सिया के लिए एक बिग वार्म जैकेट निकाला, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसकी जगह एक हुडी रख दी। उसके साथ व्हाइट शूज, हाथों के लिए वॉच और छोटे छोटे डायमंड की ईयररिंग निकाले और सिया के पास चला गया। अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं मीना आंटी को तुम्हारा वार्डरोब ठीक करने के लिए बोल देता हूँ, कहकर विराज वहां से चला जाता है। सिया जल्दी से कपड़े बदल कर मिरर में खुद को देखती है। उसने आंखों में हल्का सा मस्कारा लगाया, फेस मॉइस्चराइजर, बालों में छिपाया हुआ सिंदूर, गले में एक गोल्ड चेन थी जो विराज ने उसे शादी में दी थी। सिया मंगलसूत्र की जगह उस चेन को ही पहनती थी और उसने होंठों पर पिंक लिप टिंट लगाया था। इन कपड़ों में सिया 22 साल की जगह 18-19 साल की लग रही थी। खुद को देखने के बाद डेविल की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। स्माइलिंग फेस। वो रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है, जहां अर्जुन और विराज की नजर एकटक उसे देख रही थी। ये सिया आज मुझे और यंग क्यों लग रही है, अर्जुन ने सिया को देखते हुए कहा। जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारी वजह से हम पहले ही लेट हो गए हैं, विराज ने अपनी उसी एक्सप्रेशन लहजे में कहा, जिसे सुनकर सिया और अर्जुन दोनों का मुंह बन गया था। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों सिसोदिया एंटरप्राइज में पहुंच जाते हैं। अर्जुन और विराज के साथ एक लड़की को देखकर सब हैरान थे। ये बात तो सब जानते थे कि विराज ने शादी कर ली है, लेकिन किससे की उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। आते समय भी सिया के चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए कोई भी सिया की आइडेंटिटी वहां नहीं जानता था। क्या नए हंगामे लेकर आएगा सिया का विराज के ऑफिस जाना? टू बी कंटिन्यूड।